अभी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अनन्या, अब आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आपकी आवाज आ रही बट स्क्रीन नहीं विजिबल है सर। हाँ हाँ हाँ, अभी नो। तो हमने कहा बेस फिक्स मॉड्यूलेशन क्या है? इस वोल्टेज की वजह से जो तुम्हारा डिप्लीशन रीजन, इस डिप्लीशन रीजन में जो चेंजेस हो रहे हैं, उस डिप्लीशन रीजन के इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव बेस विड्थ तुम्हारी चेंज हो रही है। ठीक है, मीनिंग जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं कलेक्टर बेस जंक्शन का, वैसे वैसे तुम्हारी इफेक्टिव बेस विड्थ जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो यहाँ पर बेस रीजन में जो रिकम्बिनेशन होना चाहिए, वो रिकम्बिनेशन भी तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है। वैसे तो हमारे लिए ये रिकम्बिनेशन अनवांटेड है, लेकिन लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ये इफेक्टिव बेस विड्थ तुम्हारी रिड्यूस हो रही है, तुम्हारा जो डिप्लीशन रीजन, जो तुम्हारा इफेक्टिव बेस विड्थ जैसे जैसे रिड्यूस हो रही है, तुम्हारा जो ये रिकम्बिनेशन है वो तुम्हारा कम हो रहा है। मीनिंग रिकम्बिनेशन करंट जो है वो रिड्यूस हो रही है, मीनिंग ज्यादा से ज्यादा आई तुम्हारी यहाँ कलेक्टर रीजन में रीच कर रही है, ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर तुम्हारे कलेक्टर रीजन में पहुंच रहे हैं। दैट मीन्स अभी तक जो हम कह रहे थे कि ये कलेक्टर करंट केवल इस अमीटर करंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इस वोल्टेज पे जो रिवर्स बायस करने के लिए इधर साइड में जो हमने कलेक्टर बेस जंक्शन में जो रिवर्स बायस वोल्टेज लगाया था, उस वोल्टेज की डिपेंडेंसी इस करंट पे नहीं थी, या ये कहें कि इस करंट की डिपेंडेंसी इस वोल्टेज पे नहीं थी। इस वोल्टेज के को कम या ज्यादा करने की वजह से अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें हम ये देख रहे थे कि इस जो अमीटर से कलेक्टर की ओर करंट जो फ्लो हो रही है, जो आईई करंट और आईसी करंट है, वो इस वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं थी। लेकिन अर्ली इफेक्ट हमसे क्या बता रहा है कि अर्ली इफेक्ट कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस वोल्टेज को जब आप चेंज करोगे, कलेक्टर बेस जंक्शन के वोल्टेज को जब आप चेंज करोगे, तो डिप्लीशन रीजन तुम्हारा इंक्रीज होगा। और जब ये डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगा कलेक्टर बेस जंक्शन का, तो तुम्हारी ओवरऑल जो इफेक्टिव बेस विड्थ है, ओवरऑल जो इफेक्टिव बेस विड्थ है वो तुम्हारी रिड्यूस होगी। और ये रिडक्शन अगर तुम्हारे होल या चार्ज कैरियर की डिफ्यूजन लेंथ से कम हो रहा है, अगर ये रिडक्शन इतना कम हो जाए, ये जो इफेक्टिव बेस विड्थ है ये इतनी कम हो जाए कि डिफ्यूजन लेंथ वेरी वेरी ग्रेटर देन हो इफेक्टिव बेस विड्थ से,
तो उस केस में यहाँ पे नेग्लिजिबल रिकम्बिनेशन होगा। दैट मीन्स जो आईबी करंट, बेस करंट जो रिकम्बिनेशन की वजह से जनरेट हो रही है, रिकम्बिनेशन करंट जो है वो तुम्हारी नेग्लिजिबल हो जाएगी। ऑलमोस्ट सारी की सारी जो ये अमीटर साइड से जनरेटेड करंट है वो कलेक्टर पे पहुंच जाएगी। मीनिंग हम कलेक्टर करंट को इंक्रीज कर पा रहे हैं इस बेस टू कलेक्टर वोल्टेज को इंक्रीज करके। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि कलेक्टर करंट पे बेस टू कलेक्टर वोल्टेज का, इस बेस कलेक्टर बेस जंक्शन पे जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया रिवर्स बायस, इस वोल्टेज का कलेक्टर करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन अर्ली इफेक्ट क्या करता है, कहता है ऐसा नहीं है, अगर आप कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे कलेक्टर करंट भी इंक्रीज करेगी। Now, इसके बाद एक और इसमें कॉन्सेप्ट है पंच थ्रू का। पंच थ्रू या इसी को हम रीच थ्रू भी बोलते हैं। नाउ अब अगर हम ये लेट्स से कि हम ये जो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज है, ये कलेक्टर टू बेस वोल्टेज हम इंक्रीज करते ही जा रहे हैं। ठीक है, फर्दर इंक्रीज किया तो ये यहाँ तक पहुंची। ठीक है, अगेन फिर इंक्रीज किया तो लेट्स से ये यहाँ पे पहुंच गई जो डिप्लीशन विड्थ है। और जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, हमारी इफेक्टिव बेस विड्थ जो है वो डिक्रीज करती जा रही है। इतनी सी बची थी इफेक्टिव बेस विड्थ। और एक सर्टेन वोल्टेज आएगा, एक सर्टेन वोल्टेज आएगा जब ये इफेक्टिव बेस विड्थ तुम्हारी जीरो हो जाएगी। जब ये इफेक्टिव बेस विड्थ तुम्हारी जीरो हो जाएगी, ठीक है, मीनिंग तुम्हारा ये अमीटर रीजन और ये कलेक्टर रीजन, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। मीनिंग इलेक्ट्रिकली ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। मीनिंग ये जो अभी बेस रीजन की हम बात कर रहे थे, वो बेस रीजन इन दोनों के बीच से अचानक से गायब सा हो जाएगा। यानी इफेक्टिव बेस विड्थ तुम्हारी जीरो हो जाएगी और कलेक्टर और अमीटर आपस में एक दूसरे को टच करेंगे और उसकी वजह से एक हाई हाई कलेक्टर करंट तुम्हें मिलेगी। उसकी वजह से एक, अच्छा ठीक है, उसकी वजह से तुम्हें एक हाई कलेक्टर करंट मिलेगी, राइट। तो पंच थ्रू वो सिचुएशन है जब तुम्हारी डब्ल्यू इफेक्टिव, जब तुम्हारी जो डब्ल्यू इफेक्टिव है वो जीरो हो गई। दैट मीन्स अमीटर और कलेक्टर आपस में इलेक्ट्रिकली शॉर्ट हो गए और उसकी वजह से एक हाई कलेक्टर करंट, तुम्हें एक हाई कलेक्टर करंट यहाँ पे मिलेगी। और ये जो सिचुएशन है पंच थ्रू की, ये बेसिकली तुम्हारे बीजेटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, डैमेज भी कर सकती है। जो पंच थ्रू की कंडीशन है, मीनिंग अगर इस रिवर्स बायस को तुमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया और यहाँ पे कलेक्टर और अमीटर अचानक से एक दूसरे के टच में अगर इलेक्ट्रिकली शॉर्ट हो गए, तो उस केस में अगर पंच थ्रू की सिचुएशन आई तो मे बी पॉसिबल तुम्हारा बीजेटी डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, मीनिंग हमें याद रखना है कि बीजेटी को डैमेज करने के लिए एक ये भी तरीका है। मीनिंग अगर बीजेटी खराब करना है तो पंच थ्रू कंडीशन ले आओ, मतलब इसका रिवर्स बायस वोल्टेज बहुत इंक्रीज करते चले जाओ, तो हो सकता है एक सर्टेन वोल्टेज पे यहाँ पे पंच थ्रू कंडीशन जब आ जाएगी, यानी इफेक्टिव बेस विड्थ जहाँ पे जीरो हो जाएगी, वहाँ पे में एक बार अचानक से हमें हाई कलेक्टर करंट मिलेगी और तुम्हारा बीजेटी डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक बेस वेव मॉड्यूलेशन या अर्ली इफेक्ट, दूसरा पंच थ्रू या रीच थ्रू। इसमें किसी को कहीं कोई डाउट है? ओके, नाउ अब हम कॉमन अमीटर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। यहाँ पे जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है उसमें कलेक्टर, कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज VCE, ठीक, इन दोनों वोल्टेजेस पे के बीच में हमें रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनिशियली जब VB VCE, ये जो VCE वोल्टेज है, लेस से ये वोल्टेज कुछ इस तरह से हमने दिया है VCE जो
यहाँ पे, ठीक है, कि वीसी वोल्टेज एक्चुअल में इस कलेक्टर जंक्शन और इस अमीटर जंक्शन इन दोनों को इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो हमने वीसीई लगाया है ये बेसिकली कलेक्टर और अमीटर दोनों जंक्शन को इफेक्ट कर रहा होगा। यहाँ हम डायरेक्टली ये नहीं देख सकते कि हाँ वीसीई से कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो रहा है, कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स से अगर वीसी कुछ इस तरह से प्रोवाइडेड है इनिशियली कि यहाँ पे जो ये आईबी करंट है, मतलब हमने वीसी कुछ इस तरह से प्रोवाइड किया कि जो बेस और अमीटर के बीच में वोल्टेज है, बेस और अमीटर के बीच का का जो वोल्टेज है वो लेस देन कट इन वोल्टेज है, और आईबी करंट जो है वो जीरो हो रही है। जो बेस करंट है वो तुम्हारी जीरो हो रही है, मीनिंग जो अमीटर साइड से जो करंट आनी चाहिए वो तुम्हारी जीरो हो रही है। दैट मीन्स हमने वीसीई को कुछ इस तरह से सेलेक्ट किया है कि जो अमीटर जंक्शन है, ये अमीटर जंक्शन तुम्हारा रिवर्स बायस बन रहा है। क्यों? वीसीई को मीनिंग तुमने वीसीई में क्या किया कि अमीटर साइड का वोल्टेज तुमने काफी हाई कर दिया, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे तुमने वोल्टेज कुछ इस तरह से दिया, ये तुम्हारा जैसे ये ग्राउंड है, अमीटर साइड पे तुमने 10 वोल्ट अप्लाई किया है, और बेस साइड पे तुमने लेट्स से 2 वोल्ट अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि अमीटर और बेस के बीच में अगर हम वोल्टेज डिफरेंस देखें तो वो हमें कितना दिख रहा है, -8 वोल्ट का, ठीक है। और उसकी वजह से तुम्हारा जो ये पीएन जंक्शन यानी अमीटर बेस जंक्शन है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ये अमीटर बेस जंक्शन तुम्हारा क्या होगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, राइट। एट द सेम टाइम तुम्हारा अगर बेस और कलेक्टर के बीच में उस समय पे बेस और कलेक्टर के बीच में अगर तुम वोल्टेज देखो तो वो वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट का। बेस में तुमने बेस पे तुमने 2 वोल्ट लगाया है, यानी पी बेस जो तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें तुमने 2 वोल्ट लगा रखा है, और कलेक्टर जो तुम्हारा एन टाइप है उसमें तुमने उसको तुमने ग्राउंड कर रखा है। मीनिंग अगर हम इस तरह की अगर जिस तरह से हमने अगर हमने ये कहा कि VCE जो है इस समय हमारा -10 वोल्ट, अगर हम VCE प्रोवाइड करें तो -10 वोल्ट VCE में अमीटर जंक्शन जो होगा वो रिवर्स बायस होगा, और कलेक्टर जंक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हो रहा होगा, ठीक है। एट दिस टाइम क्योंकि IB जीरो है, IB जीरो है मीनिंग IE जीरो होगी, तभी IE जीरो है तभी यहाँ पे IB जीरो हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स तुम्हारी कलेक्टर करंट उस टाइम पे जीरो होगी, मीनिंग तुम्हारा जो ये वाला रीजन है, ठीक है, जहाँ VCE की वो वैल्यूज जहाँ पे IB की वैल्यू जीरो है वो तुम्हारा रीजन क्या कहलाएगा, कट ऑफ रीजन। वो रीजन तुम्हारा क्या कहलाएगा, कट ऑफ रीजन, ठीक। VCE की वो वैल्यूज जहाँ पे तुम्हारा करंट IC इंक्रीज हो रही है VCE के साथ, VCE वोल्टेज के साथ IC जहाँ पे स्लोली इंक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियली स्लोली इंक्रीज कर रही है, वो रीजन तुम्हारा कहलाएगा सैचुरेशन रीजन। वो रीजन तुम्हारा कहलाएगा सैचुरेशन रीजन। और अगर हम ये कहें कि इस रीजन की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, देखो जब भी इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को देखना समझ रहे हो ना तो केवल एक ग्राफ को देखना, ठीक है। IB1 IB2 करके जो 3 ग्राफ बने उन पे फोकस मत करना, केवल एक को देखो, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है इतना, ठीक है, ये पार्ट बेसिकली क्या है, VC की वो वैल्यू जहाँ पे तुम्हारा अमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड बायस है। ये वो रीजन है जहाँ पे अमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड बायस है, और उस टाइम पे तुम्हारी जो करंट है IC वो फॉरवर्ड बायस करंट की तरह इंक्रीज हो रही है, राइट। आफ्टर दिस वोल्टेज, ये जो VCE सैट वोल्टेज हमने लिखा है, इस वोल्टेज के बाद तुम्हारी करंट अचानक से, अगर हम आइडियली कहें तो ये करंट तुम्हारी एकदम कांस्टेंट होगी, ये करंट तुम्हारी एकदम कांस्टेंट होगी, मीनिंग ये VCE के साथ चेंज नहीं हो रही होगी आइडियली अगर हम बात करें, ठीक है।
होगा क्या, जब इस वीसी सेट से अबव वोल्टेज आप प्रोवाइड कराओगे तो उस टाइम पे तुम्हारा अमीटर जंक्शन इस यहाँ पे क्या होगा, जेई तुम्हारा जो होगा ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और कलेक्टर जंक्शन तुम्हारा क्या होगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। मीनिंग यहाँ इस रीजन में तुम्हारा जो बीजेटी है वो एक्टिव मोड में काम करेगा या एक्टिव रीजन में काम करेगा। लेकिन हमें पता है कि ये जो कलेक्टर जंक्शन को आपने रिवर्स बायस किया है, ये जो कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस किया है, इसके अक्रॉस कुछ रिवर्स बायस वोल्टेज डेवलप करके, वो रिवर्स बायस वोल्टेज भी कहीं ना कहीं इस कलेक्टर करंट को अफेक्ट करता है। उसी वजह से ये जो टिल्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये जो आई यहाँ पे आईसी में जो ये टिल्ट देखने को मिल रहा है, ये टिल्ट बेसिकली इसी आईसी की वजह से, सॉरी, इसी रिवर्स बायस वोल्टेज की वजह से, मीनिंग जो ये वीसीई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वो वीसीई वोल्टेज का जो भी पार्ट कलेक्टर जंक्शन पे आ रहा है, उसकी वजह से ये टिल्ट देखने को मिल रहा है। मीनिंग ये बेसिकली जो टिल्ट है, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है तुम्हारे अर्ली इफेक्ट को। आइडियली ये होना चाहिए था, मतलब विदाउट अर्ली इफेक्ट, एंड ये वाला जो है ये विद अर्ली इफेक्ट है। ठीक है, कॉमन एमीटर की इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इन जनरल जो तुम्हारा कन्फिग्रेशन से क्वेश्चन आएगा वो कॉमन एमीटर से ही तुम्हें इन जनरल मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो टिल्ट आई है, इस टिल्ट को अगर हम पीछे, इधर पीछे हम यहाँ पे बनाए, तो एक पॉइंट पे ये जाके एक दूसरे से को कट करती है। ठीक है, एक्स एक्सिस को ये सारी जाके एक ही लाइन, एक ही पॉइंट पे जाके मिलती हैं, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यानी वीसीई की उस वोल्टेज, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, अर्ली वोल्टेज। ये जो वीए है इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली वोल्टेज। जो वीए है इसको हम क्या बोलते हैं इन जनरल, अर्ली वोल्टेज। ठीक है, जब हम ये जो टिल्ट है, इस टिल्ट को हम पीछे पीछे बनाएंगे, ठीक है, तो वहां पे वीसी के एक्स एक्सिस वाले पॉइंट पे कहीं पे जाके ये एक दूसरे, ये तीनों ही तीनों कहीं पे जाके कट कर रही होंगे, और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, अर्ली वोल्टेज। ठीक है, और इन जनरल आइडियली आइडियली हम क्या चाहते हैं कि ये जो वी ए हो ये इनफाइनाइट हो, मीनिंग जो अर्ली वोल्टेज हो, आइडियली हम चाहते हैं कि ये इनफाइनाइट हो। मीनिंग हम चाहते हैं कि यहाँ पे टिल्ट जो हो वो कोई भी टिल्ट ना हो, मीनिंग आइडियली हम चाहते हैं कि ये ऐसे हो, और अगर हम इसको बैकवर्ड लेके जाएं तो ये इनफाइनाइट पे कहीं मिल रही हो। नाउ ये VCE की जो ये वाली वैल्यू है, VCE सेट हमने जो लिखा है, ये वो पॉइंट है जहाँ मतलब VCE की वो वैल्यू है जहाँ से तुम्हारे दोनों रीजन अलग अलग होते हैं। मतलब VCE की वैल्यू जब जीरो से स्टार्ट करोगे, इनिशियली वो सेचुरेशन रीजन में था। ठीक है, इनिशियली तो वो कट ऑफ रीजन में था, जीरो से जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे वो सेचुरेशन रीजन में आया, और जब इंक्रीज करते करते VCE की वैल्यू VCE सेट से आगे बढ़ाओगे, VCE सेट से मोर देन दोगे, तो ये बीजेटी तुम्हारा एक्टिव रीजन में आएगा। तो ये वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, VCE सेट वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है जो सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन को अलग अलग करती है। ठीक है, और इन जनरल सिलिकॉन के केस में, सिलिकॉन के केस में VCE सेट की वैल्यू 0.2 वोल्ट, एंड जर्मेनियम के केस में VCE सेट की वैल्यू 0.1 वोल्ट होती है। राइट, अभी सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे, और इन केस इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में, कॉमन एमीटर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में किसी को कोई डाउट है तो वो भी क्लियर कर लेगा। अभी कुछ पॉइंट इसमें और हैं जो कि डिस्कस किए जाने हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनकेस अभी कुछ डाउट आ रहा है, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हो रही है, अर्ली इफेक्ट बेस विथ मॉड्यूलेशन, पंच थ्रू, या इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में, तो वो अपना क्लियर कर लेंगे।
और बाकी जिन लोगों के जैसे सरप्राइज क्विज 1, ट्यूट 1, इन सब के मार्क्स डिलीट हुए थे उस टाइम पे फी वगैरह के, वो सारे मार्क्स अभी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी फीस वाला इशू जिनका जिनका क्लियर हो गया, उन सबके मार्क्स अपलोड हो जाएंगे, तो उसके लिए बिना मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वापस हम उनको अपलोड कर देंगे। उसी के लिए हमने सबसे डेटा लिया ही था कि हाँ। ठीक है, तो जो लोगों को भी डाउट है, कंफ्यूजन हो रहा है, जो लोग भी परेशान है उस चीज़ के लिए कि मार्क्स क्यों नहीं चल रहे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है उसमें। सर ये अर्ली वोल्टेज का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है? अर्ली वोल्टेज का फिजिकल सिग्निफिकेंस, देखो बेटा, अर्ली वोल्टेज का फिजिकल सिग्निफिकेंस का मीनिंग बस इतना सा ही है कि मतलब इस तरीके से हम किस तरह से तुम्हें हम फिजिकल सिग्निफिकेंस, जस्ट वेट। नहीं, उस तरह से अगर हम ये कहें कि हाँ फिजिकल सिग्निफिकेंस की मीनिंग कि हाँ उसको हम किसी चीज से मतलब कोई रिलेटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब हम बीजेटी को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तब हम इस अर्ली वोल्टेज को जरूर ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हम इन जनरल आईसी पे जो इफेक्ट आ रहा है इस रिवर्स बायस का, बस उसी के लिए हम अर्ली वोल्टेज का ध्यान रखते हैं। बाकी एज सच कोई फिजिकली सिग्निफिकेंट उस तरह का नहीं है कि मतलब कहीं पे तुम हाँ ये जरूर है कि जब तुम बीजेटी कहीं पे परचेज कर रहे होगे, तो वहां पे वो तुमको जरूर बताएगा कि हाँ मतलब उसकी जो मैनुअल होगी, हाँ उसकी जो मैनुअल होगी जो तुम्हें डिटेल स्पेसिफिकेशन बता रही होगी, वहां पे तुम्हें अर्ली वोल्टेज जरूर स्पेसिफाई होगा। रीजन की हाँ इस इफेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं जो हम मान के चलते हैं कि भाई हमारी जो कलेक्टर करंट है वो उस जंक्शन कलेक्टर जंक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होगी, वैसा होता नहीं है। तो हाँ, इस अर्ली वोल्टेज का इस तरीके से अगर देखो तो हाँ कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस इसी तरीके से होती है। मतलब उस तरह से कोई मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस जैसा हम कुछ शायद तुम्हारे क्वेश्चन को कुछ नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, या मे बी, तो मे बी इसका आंसर हम तुम्हें कल ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, अगर अभी क्लियर नहीं हुआ है तो। क्लियर है सर। ओके, आई गेस सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी है। तो मीटिंग अभी एंड करते हैं, आज काफ़ी लंबी क्लास हो गई। ओके, थैंक यू क्लास।